अस्सलाम वालेकुम। शराय दसूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ, और मेरे साथ जनाब हसनात मलिक और मतीउल्लाह जान। और इससे पहले कि हम आपको बताएं कि क्या मुकदमा आज हम किस मुकदमे की कार्रवाई लेकर तज्ज़िया और तबसरा आप हाजिर हुए हैं, हम देखते हैं कि नस्ला टावर हो तो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर लोगों को बेघर कर दिया जाता है, और जब बरतरफ मुलाजमीन की बहाली का कानून आए तो उस कानून को ख़त्म करके लोगों को बेरोज़गार कर दिया जाता है। तो ये एक अजीब सी परसेप्शन और तस्वीर बन रही है कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के हवाले से ये मामला आ रहा है सामने कि लोगों को बेघर और बेरोज़गार कर दिया जाता है, सियासी हुकूमतें उनको रोज़गार देती हैं, और दूसरी तरफ जो है वो जो ताकतवर हैं उनके लिए हर तरह की रेगुलराइजेशन है, खा वो वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू का मामला हो या बनीगाला की रेगुलराइजेशन का। अब बातें हैं अपने दूसरे मुद्दे की तरफ कि आज फिर 5 रुकनी बेंच जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में उसने जो बरतरफ मुलाजमीन की बहाली के कानून को कलअदम करार देने की वजह से जो 16,000 से ज़ायद सरकारी मुलाजमीन बेरोज़गार हुए हैं घर बैठे बैठे, उसकी एक और समाअत की। और आज अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान खालिद जावेद खान ने अपने दलाइल का आगाज़ किया, जबकि जब समाअत का अख्ताम हुआ तो उसका लुब्बे लुबाब ये था कि हुकूमत बताए। हुकूमत ने यह तस्लीम किया है कि ये एक कानून जो है वो गलत था, और गलत कानून के ज़रिए से लोगों ने इतने अरसे तक सर्विसेज जारी रखी। अब हुकूमत के पास क्या रिलीफ है इन लोगों के लिए कि जिन लोगों ने 10-10 साल जिनकी सर्विसेज हो चुकी हैं, तो उनके मदावे के लिए हुकूमत के पास क्या है। तो इस पर अटॉर्नी जनरल को टाइम दिया गया है सोचने का, और समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी है। आज की समाअत किस तरह पिछली समाअतों से मुख्तलिफ, इस पर बात करते हैं जनाब हसनात मलिक साहब से। हसनात मलिक साहब, आपको आज की समाअत में क्या मुख्तलिफ लगा? और आज तो अगर देखा जाए जैसे सज्जाद अली शाह के रिमार्क्स को, तो वो उन्होंने ये कहा कि हमने तो आपको पहले दिन कह दिया था कि कानून तो नहीं बच सकता। नहीं, वो जस्टिस सज्जाद अली शाह जब बेंच में बैठे ही तो जो वकला थे बारों में वो यही बात कर रहे थे कि इसका मतलब है कि मुशीर आलम साहब खुद ही आ गए हैं बेंच में। उनका एक बड़ा तल्लक सिंध हाई कोर्ट से रहा है, और जैसे क़य्यूम साहब आपकी कोई स्टोरी हो चाहे जो भी हो तो मैं आपको दिफा तो करूँगा ना। आप कभी नहीं करते? नहीं, मैं कर आपसे मेरा तल्लक रहा है, मुझे आपने इतना प्रमोट किया हुआ है तो मैं करूँगा आपको। इसी वजह से कई जगह आपको तो वो कई जगह आपकी गलतियों को तो यही होता है ना कि देखें ये एक रहा है बेंच की कंपोजिशन से ही वाज़ेह लग गया। हमें थोड़ी उम्मीद एम्प्लॉइज़ को, सेलेक्ट एम्प्लॉइज़ को, वो ये थी कि जी जस्टिस मंसूर अली शाह हैं बेंच में तो वो कोई मे बी कोई राह निकल आए। और जस्टिस उमर अता बंदयाल की पहले दिन भी थोड़ा था कि जी, तो उन्होंने इसी वजह से लार्जर बेंच बनाया कि जी कोई 2 जजेस साथ आ गए तो मे बी कुछ सिचुएशन चेंज हुई। लेकिन जस्टिस सज्जाद अली शाह ने तो बिल्कुल ही वो कन्विंस नहीं है, नहीं नज़र आ रहे अभी तक। जहाँ तक जस्टिस मंसूर अली शाह हैं वो इस बात की कर रहे हैं कि जी जो एम्प्लॉयमेंट उन्होंने की है उसके उनको बैक बेनिफिट दे के, पेंशन दे के बस काम ख़त्म किया जाए, रिस्टोर ना किया जाए। और वो कह रहे हैं कि जी उस जनरेशन की हक जो है मारा गया 2007 में, जब इन लोगों को 15,000 लोगों को बहाल किया गया तो उस वक्त जो एलिजिबल लोग थे उनको जो है वो उनका हक था। तो ये इम्तियाजी कानून, इम्तियाजी आर्टिकल 25 पे वो उनका भी ये बात आ रही है। वो बहाली के बिल्कुल इस वक्त 5 जजेस में से कोई एक ने भी एक रिमार्क तक नहीं दिया कि इनको अगर उसी तरह ही बहाल कर दिया जाए, तो वो अभी तक नहीं आया। और आज अटॉर्नी जनरल पे थे कि जी वो कोई ऐसी जादू चलाएंगे, कोई ऐसा आर्गूमेंट करेंगे। लेकिन आज देखा है कि उन्होंने कहा कि जी उस वक्त तो जब ये चैलेंज होता तो ला को मैं भी कह देता कि ठीक है, लेकिन अब 10 साल हो गए, तो मेरा ख्याल है। और फिर जिस तरीके से जजेस, 5 जजेस बेंच की तरफ से सवालात आए, तो अटॉर्नी जनरल साहब ने जो रिटर्न चीज़ें अपनी दी, जमा कराई, उससे मेरा ख्याल है हट के वो उस तरफ चले गए कि जी अब इनको क्या रिलीफ को हुकूमत दे सकती है, क्या बात कर सकती है। उस तरह फोर्सफुली केस को आर्गू उन्होंने, मेरा ख्याल है कि जिस तरह हम समझ रहे थे वो नहीं कर पाए अटॉर्नी जनरल साहब। और दूसरी बात यह है कि बेंच तो पहले से ही जो चीज़ अपना माइंड बना के, तो उसी तरह अटॉर्नी जनरल साहब का जो ये कहना कि जी इसको रीड इन करें थोड़ा सा, उसमें से बहुत सी प्रोविजन उन्होंने कहा हटाएं, ये वो कि जी इनसे तो मैं भी आपसे इत्तेफाक करता हूँ और बहुत चीज़ों पर। बुनियादी बात तो सेक्शन 4 के ऊपर है। हाँ,
तो वो मेरा ख्याल है कि बहुत केस अब जो है ना वो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इनको कोई कल का दिन इम्पॉर्टेंट है कि मे बी कोई चीज़ निकल आए, हुकूमत कोई दे दे, तो हुकूमत भी जो देगी रिलीफ वो क्यूम साहब वो ये देगी कि क्या रिटायरमेंट के बाद इनको बैक बेनिफिट देने चाहिए नहीं देने चाहिए। बहाली का कोई नहीं, अभी भी हुकूमत अटार्नी जनरल साहब पे एक कैबिनेट के एक सेक्शन से दबाव है कि जी ये आप स्ट्राइक डाउन इनको ना बचाएं लोगों को, हमने अगला इलेक्शन लड़ना है, 16,000 बंदों को हम ताकि एम्प्लॉय उनकी जॉब दें और अगला इलेक्शन लड़ें और लोगों को कहें कि जी हमने जॉब दी है। और इनमें से मोस्ट ऑफ वो हैं जैसे क्यूम साहब वो ग्रेड 70 से नीचे लोग हैं, तो उनमें आपको पता है कि पाकिस्तान में जो क्राइटेरिया के अलावा भी वहाँ कितनी नेपोटिज्म होती है। तो लोग जो पीटीआई के मिनिस्टर हैं सीनियर बहुत से वो कह रहे हैं अटॉर्नी जनरल साहब को कि आप बस एक खाना पूरी करें, हाँ। इतनी ज़्यादा नहीं करें आगे। ठीक हो गया। हसनात साहब जैसे ये अपना मतीला जान हसनात साहब ने जैसे कहा और अटॉर्नी जनरल ने भी आज अपने आर्गूमेंट्स के दौरान कहा कि कैबिनेट के अंदर भी दो राय हैं। एक राय तो ये है कि आप पीछे हटें और वो उन्होंने कहा ये बड़ी स्ट्रॉन्ग राय है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला वो बरकरार रखा जाए। तो हम देखते हैं एक तरफ वो ये कहते हैं कि हुकूमत के अपने अंदर जो है वो इख्तलाफ है, फिर हुकूमत पहले इस मुखालफत करती है। एक जब सुनी जा रही थी समात जैसे कि एक प्रपोजिशन भी दी थी कि पहले हुकूमत ने मुखालफत की, अब वो हमायत के अंदर यहाँ पे आई हुई है। और फिर आज मैं शहबाज खोसर साहब को सुन रहा था और कुछ वकला को, तो वो आपस में गुफ्तगू कर रहे थे कि अटॉर्नी जनरल जो लिख के लाए थे कहते हैं कि वो डिफेंडेबल नहीं है और आगे जो है वो कोई ऐसी प्रपोजिशन नहीं दे रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है ये सैक्ड एम्प्लॉइज़ के साथ? अदालत नहीं लगता अब तक की समात में कि वो अपने फैसले से शायद को पीछे जा रही है। देखिए जितना वक्त गुजरता जा रहा है उतना ही मुलाजमीन की उम्मीदें जो हैं वो कम होती जा रही हैं और मायूसी में इजाफ़ा हो रहा है। मगर बतौर कोर्ट रिपोर्टर मेरी मायूसी में इजाफ़ा इसलिए हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट एक आला तरीन अदालत है जो आइन और कानून की तशरीह करती है। ये नज़रसानी के मरहले पे बैठ के कोई भावता हो जिस तरीके से इस सुप्रीम कोर्ट ने करना शुरू कर दिए हैं और कुछ मुअज़्ज़ज़ जजेस ने जिस तरीके से एक नया नाइक फार्मूला निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये फ़ारूक नाइक साहब ने जिस फार्मूले के तहत जजों को बहाल किया था जनरल मुशर्रफ के दौर में, ये वही है ना फार्मूला नाइक फार्मूला। अच्छा आपने एक बड़ी याद करवा दी आपने ना जो है ना ये कह के, ये जो है ना 15 दिसंबर को जब कॉन्स्टिट्यूशन रिस्टोर हुआ 2007 के बाद, तो 4 जजेस जो हैं, मैंने खबर दी थी उस दिन रात को कि वो उन्होंने अब्दुल हमीद डोगर साहब से मुलाकात की है उनके घर में, ये जहाँ पे चीफ जस्टिस हाउस में, और उन 4 जजेस में लाहौर हाई कोर्ट के 4 जज शामिल थे कि ये फारूक नाइक फार्मूला के तहत बहाल हो रहे हैं। और उनमें एक थे 2 साबिक चीफ जस्टिस थे, साकिब निसार साहब, आसिफ खोसर साहब, और एक रिटायर्ड जज जस्टिस अजमत सईद शेख, और चौथे जो टू बी चीफ जस्टिस होंगे और इस बेंच की सरबराही करें जस्टिस उमर अता बंदयाल। ये तो क्या नाइक फार्मूला? ये कहा जा रहा था कि उस फारूक नाइक फार्मूला के तहत कि ये दोबारा, क्योंकि जुडिशरी में कमी थी अच्छे लोगों की, तो इन लोगों को कहा गया कि जनाब आप आएँ और आके बहाल हो जाएं और जो है ना इनकी सर्विस जो है वो कंटिन्यूएशन रहेगी उसके अंदर। क्योंकि ये पीसीओ के तहत हलफ नहीं लिया था इन्होंने, क्योंकि आइन बहाल हो चुका था, एक ऑल्टरनेट निकाला था। डिफेक्टो चीफ जस्टिस से लिया था डोगर साहब से। नहीं डोगर साहब से ओथ नहीं लिया था, वो तो इन्होंने कोर्ट के जजेस ने लिया था। सुप्रीम कोर्ट के तो वो दूसरे थे ना, जिसमें जैसे तसद्दुक जिलानी थे, जैसे नाज़िर मुल्क साहब भी थे, जैसे जमशेद अली खान। हाँ पीसीओ पे नहीं हलफ, नाइक फार्मूला के तहत रेस्टोरेशन पे। तो बहरहाल ये नाइक फार्मूले वाले अभी इन मुलाजमीन के लिए भी कोई नाइक फार्मूला लाना चाह रहे हैं। और जाहिर बात है अब सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं उन्होंने ये तय करना है कि कुछ दे दिला के इन मुलाजमीन को या तो फारग करें या कुछ को बहाल कर दें, सबको बहाल ना करें। और इतना कड़ा मैयार अब मुकर्रर किया जा रहा है। सज्जाद अली शाह साहब का भी तो ये कहना था ना कि जी कुछ लोग ऐसे थे जो एब्सेंट रहे, फिर कुछ ऐसे थे जो करप्शन पे निकाले गए, और फिर आपने कानून के अंदर लिख दिया कि अगर आपने कोई माली ज़ाब्ती भी किया तब भी आप बहाल हो सकते हैं। तो वो भी तो एक ज़्यादती नहीं है ना मतीउल्लाह जान? देखें ये तो अब कीड़े निकालने वाली बात है, वो निकालने को हैं बहुत कुछ कर सकते हैं। सज्जाद अली शाह जो हैं पहले वाले फ़ैसले में हिस्सा नहीं था, उनको नहीं पता कि पहले जो सुप्रीम कोर्ट के जजों ने फ़ैसला दिया है तो वो किन बुनियादों पर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये जो फ़ैसला दिया है नीचे अदालत में, इसमें बहुत सारी कानूनी सुकम थे, बहुत सारी गलतियां थी सुप्रीम कोर्ट ने की।
अब उन गलतियों को तस्लीम करने के लिए एक सुप्रीम कोर्ट के पास बड़ा ज़र्फ़ होना चाहिए, जो बदकिस्मती से हमारे मुअज़्ज़ज़ जजों में इतना ज़र्फ़ नहीं है कि अपनी गलती को तस्लीम करें। ये रिव्यू जुरिस्डिक्शन में आके आप मलक रियाज के मलिक डेवलपमेंट अथॉरिटी वाली बोलियां लगाना शुरू कर दें कि अच्छा 450 अरब नहीं तो 460 अरब ले लो। ये सुप्रीम कोर्ट के जजों का ये काम नहीं है नाइक फार्मूला निकालना या लोगों के लिए कुछ मराद बहाल करना, कुछ बहाल ना करना, आधों को निकाल दो आधों को रख दो। ये सुप्रीम कोर्ट कोई रिक्रूटमेंट सेंटर नहीं है कि बाद में लोगों की दरख्वास्तों के ऊपर कुछ को बहाल कर दे और कुछ को जो है वो निकाल दें। सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ ये देखना था कि उसने पहले जो फ़ैसला किया है वो आइनी और कानूनी तौर पे फ़ैसला दुरुस्त था या नहीं, क्या आइनी और कानूनी तकाज़े पूरे किए गए या नहीं। और अटार्नी जनरल ने भी जो नज़रसानी की दरख्वास्त दायर की थी और जो दलाइल वो लिख कर लाए थे, सुप्रीम कोर्ट ने, मैं समझता हूँ, एक सोचे समझे प्लानिंग के तहत अटार्नी जनरल को उनके आइनी और कानूनी दलाइल से हटाया है। उनको वो दलाइल नहीं देने दिए गए क्योंकि उसमें सुप्रीम कोर्ट के उन मुअज़्ज़ज़ जजों की शर्मिंदगी की बायस थी कि उन्होंने कानूनी तकाज़े पूरे किए बगैर ये फ़ैसला दिया, इसलिए अटार्नी जनरल को उस तरफ नहीं आने दिया गया और विन विन सिचुएशन ये रखी। बल्कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि वो कानून तो गैर आइनी हो गया है, चले अगर हम उसे गैर आइनी करार भी दे दें तो इन मुलाजमीन के लिए कुछ मुराद बहाल कर दें। अब ये काम सुप्रीम कोर्ट के जजों का नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने सिर्फ ये तय करना था कि क्या जो नीचे सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला पहले दिया 3 जजों ने, क्या अटार्नी जनरल को नोटिस दिया गया, क्या अटार्नी जनरल को सुना गया, क्या तमाम मुलाजमीन जो घर बैठे नौकरियों से फारग हो गए क्या उनको नोटिस दिया गया, उनका मौक़िफ़ सामने आया कि नहीं आया। और फिर जो तमाम मुलाजमीन जो थे वो सरकारी बाकायदा वफाकी पब्लिक सर्वेंट तो नहीं थे, वो तो कोई अटानमस बॉडी के थे, कोई नीम सरकारी इदारों के थे, उनकी तैनाती से कोई किसी की सीनियरिटी पर तो असर नहीं पड़ना था। तो ये भी गलतियाँ की, तो बहुत सी घिनौनी किस्म की गलतियाँ थी जो 16,000 ख़ानदान उसको भुगत रहे हैं। और यहाँ सुप्रीम कोर्ट एक खैरात की तरह बैठ के ये जजेस ये तय कर रहे हैं कि किसको थोड़ा सा ये दे दें, थोड़ा सा वो दे दें, कितनी सर्विस होगी है, बड़ा एहसान जता रहे हैं। मैं समझता हूँ ये फ़िरौनियत है, ये बहुत ही एरोगेंस है, ये गरूर है जो सुप्रीम कोर्ट के जजों को आइन और कानून की तशरीह करनी चाहिए और ये बताना चाहिए कि पहले जो 3 जजों ने फ़ैसला दिया है वो दुरुस्त था या गलत था। उनको ये नहीं कहना चाहिए कि अच्छा कानून तो अब वो हम नहीं बहाल कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? अगर आपने गलत तरीके से कानून को कालादम करार दिया है तो कानून बेशक दुरुस्त नहीं था, लेकिन जो तरीका अपनाया गया उसको कालादम करार देने का, वो तरीका भी अगर सही नहीं था तो फिर भी अपने उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट को वापस लेना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट को अपने फैसले को वापस लेना चाहिए था। जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो देख रही है कि कहाँ क्या क्या कुछ है। अब तो हुकूमत सॉरी लास्ट जुमला में एक रह गया बात, इसको कंट्रोल मैं कंक्लूड कर लूँ। देखिए, जब कोई मुश्तइल हजूम जो है किसी बंदे पे तौहीन अदालत का, तौहीन रसालत का इल्ज़ाम लगा के मुश्तइल हजूम उसको कत्ल कर देता है, तो अदालतें ये नहीं देखती कि वो इल्ज़ाम उस पर जो लगाया गया था वो दुरुस्त था या सही था। अदालतें ये देखती हैं कि भाई पहली बात तो ये है कि ये हजूम को हक ही नहीं हासिल कि वो ये कत्ल करे। हजूम का ये काम ही नहीं है। हजूम को चाहिए था कि थाने को रिपोर्ट करे, पुलिस को रिपोर्ट करे। हजूम का कत्ल करना काम नहीं होता। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे भी यही हो रहा है कि जो फ़ैसला दिया गया है, क्या वो 3 जज ये फ़ैसला दे सकते थे? उनके पास ये अख्तियार था कि नीचे अदालतों में कानून का डिस्कस ही नहीं हुआ और ऊपर आके सुप्रीम कोर्ट ने अचानक उसको आइनी मसला बना दिया और 2 फ्रीक्वेंट को सुने बगैर। सही या गलत तो अदालत फैसला तो दे सकती है, सुन भी सकते हैं वो जज साहिबान, लेकिन बात यह है कि आया वो फैसला दिया गया दुरुस्त है, तकाजे पूरे किए गए कानून के या नहीं, वो नहीं हुए तो फैसला वापस होना चाहिए था, ना कि ये कुछ ले दे के। ये कोई जिरगा नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है कि कुछ लो और कुछ दो करके फैसले नहीं होते। सब अब ये बात बार बार आ रही थी कि जी हम प्रेसिडेंट सेट होगी फ्यूचर के लिए और मेरिट पे बातें होंगी। मेरा ख्याल है कि हमें इसी तरह की बातें पनामा में भी हुई, इसी तरह और मामलात हुई कि सुप्रीम कोर्ट जी प्रेसिडेंट सेट करे मेरिट की बात। पहले तो अपने जजेस के मुराद केस के अंदर कौन सी प्रेसिडेंट वही मैं कह रहा हूँ, जजेस के मामलात, क्या जजेस की जो अपॉइंटमेंट होती हैं, रिसेंटली लाहौर हाई कोर्ट के जजेस की जो अपॉइंटमेंट हुई, क्या वहाँ अगर किसी जज के चैम्बर फेलो ना होते तो वो जज होते? मैं ये नहीं कहता कि वो कॉम्पिटेंट नहीं है, लेकिन वहाँ ये बार बार पाकिस्तान बार काउंसिल कहती है कि जजेस कंसोर्शियम बन गया है, जजेस नेपोटिज्म से भर्ती होते हैं, फेवरेटिज्म होता है, नेपोटिज्म होता है। ये बार बार इवन पिक एंड चूज की बात पार्लिमानी कमेटी ने ऑब्जर्वेशन दी हुई है जजेस की अपॉइंटमेंट में। तो ये ना कहें कि अदालतें क्या करें कि पार्लियामेंट गलत कानून साजी करती रहे, पॉलिटिकल सियासी बुनियादों पर भर्तियां होती रहे और उन भर्तियों को सुप्रीम कोर्ट ठप्पे लगा के जायज करार देती है। पार्लियामेंट जो है ना वो उसके पास इख्तियार है हर चीज़ का, ये ऐसे नहीं
कि इसके जी अगर आप ऐसी ये बनाना चाह रहे हैं कि जी पार्लियामेंट किसी को बहाल नहीं कर सकती, किसी को नहीं, एग्जेक्टिव ऑर्डर से जजेस बहाल हो सकते हैं और पार्लियामेंट से जज बहाल यानी एम्प्लॉइज बहाल हो गए। यार ये मैं हैरान हूँ, इसमें क्या बात आ रही है कि एग्जेक्टिव ऑर्डर आ गया, इतने जज बहाल, उनको नौकरियाँ, उनकी तनख्वाहें भी, पीपल्स पार्टी बार बार कहती थी ना कि हमने तो तनख्वाहों समेत लोगों जजेस को बहाल किया और ये किया वो किया। तो देखें कुछ चीज़ें, और दूसरा परसेप्शन क्या बन रही है, परसेप्शन ये बन रही है, ये सुप्रीम कोर्ट माने ना माने, ये इनको फ्यूचर में पता चलेगा कि एलीट को यहाँ से रिलीफ मिलता है, चाहे मलक रियाज को रिलीफ मिलता है, चाहे ग्रैंड हयात में नासुल मुल्क साहब को, इमरान खान साहब को रिलीफ मिलता है। जब लोअर मिडिल क्लास की बात आती है तो वहाँ कहते हैं स्ट्रिक्टली हमने कानून को अप्लाई करना है, चाहे वो सैक्ट एम्प्लॉइज़ का मामला है, चाहे वो गुजर नाला का मामला है, चाहे वो उनकी फैक्ट्रीज़ का मामला, या वो नस्ला टावर के एम्प्लॉइज़ का मामला, या जो आजकल सर्विस मैटर में जो कुछ हो रहा है। देखें जो जूरिस्प्रूडेंस साल डेढ़ में जो इवॉल्व हो रही है वो हो रही है कि वो एंटी पीपल, एंटी लोअर मिडिल क्लास। देखें इतना हालात हैं, कोई ये नहीं कहता कि मेरिट की चीज़ों को फॉलो ना करे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या वो मलक रियाज के लिए क्यों नहीं वो चीज़ें अप्लाई करती, आर्मी चीफ की एक्सटेंशन में वो चीज़ क्यों नहीं अप्लाई की गई, और हज़ारों मामलात हैं जिनमें उसी तरह स्ट्रिक्टली कानून को अप्लाई नहीं किया गया। तो यहाँ क्यों जब लोअर मिडिल क्लास की बात आ रही है, और कोई भी ये नहीं कहता कि जी फेवरेटिज्म हो और या करप्शन हो, और कोई भी नहीं कहता, लेकिन देखें 10-12 साल बाद आप ये चीज़ कर रहे हैं। अब 12 साल बाद क्या, और एक दफ़ा हुकूमत ने यह भी कहा कि जी हमारा निज़ाम रुक गया है इन लोगों की जाने से, हमें इनको बहाल किया जाए, लेकिन अब हुकूमत के यहाँ ये बात आ रही है कि हम 15,000 लोगों को नौकरियाँ अपने लोगों को देंगे, ये बात भी आ रही है। जी जी बोलिए। बात ये है कि एलीट क्लास की जो जिक्र हुआ, देखें आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जब एक्सटेंशन का केस सुप्रीम कोर्ट में आया तो यही जस्टिस मंसूर अली शाह थे जो अब कह रहे हैं कि आइन वो कानून तो कालादम हो गया है, कोई और रास्ता निकालें। तो अब ये मुराद देने के लिए ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन उनकी एक वो कह रहे हैं, बहुत कह रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा फैसला दिया है, हुकूमत खुद तस्लीम कर रही है जो रिव्यू के अंदर आई है। आर्मी चीफ की क्या करेगा, लेकिन आर्मी चीफ की जो एक्सटेंशन का केस था उसमें तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने ये फैसला लिखा था और एक कानून था ही नहीं था। इधर अटॉर्नी जनरल कह रहा है कि पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून को थोड़ी सी तशरीह ऐसे कर दें कि उसको ख़त्म ना करना पड़े, उसकी तशरीह मुनासिब हो जाए, और दूसरी तरफ आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के हवाले से कानून था ही नहीं, और यही जस्टिस मंसूर अली शाह थे जिन्होंने लिखा कि पार्लियामेंट को हम 6 महीने देते हैं, आप कानून बना लें। मतलब एक कानून का वजूद ही नहीं है, उसके तहत रिलीफ दी गई आर्मी चीफ को, जबकि एक कानून पार्लियामेंट का मौजूद है, उसका वजूद है, लेकिन उसके तहत जो है उस कानून को कालादम करार दे के गरीब लोगों को 16,000 ख़ानदानों के रोज़ी रोटी पे लात मारी जा रही है, ये सुप्रीम कोर्ट कर रही है। और दूसरी बात, जहाँ तक अब आपने बात की कि ये नस्ला टावर और दूसरी एग्जम्पशन जितनी भी दी गई हैं, देखें यही सुप्रीम कोर्ट ने, आपने देखा कि इसी सुप्रीम कोर्ट ने जो मलक रियाज के मलीन डेवलपमेंट अथॉरिटी वाला केस था उसमें 460 अरब लेके अपने लिए एक अलग से सूबाई कमीशन बनाया और 60 अरब जज के लिए जॉब का रिटायर्ड जज के लिए नौकरी बनाई, उसको सरबराह लगाया कि सिंध से रिटायर होगा, खुद अपने लिए नौकरियां पैदा करते हैं अपने फैसलों से, और जब गरीब लोगों की नौकरियों का मामला आता है तो वो कानून के होते हुए भी उस कानून को गलत करार देते हैं, और अपने लिए बगैर किसी कानून के एक सूबाई कमीशन भी बना लिया कि जज की मॉनिटरिंग, और फिर सुप्रीम कोर्ट का एक अमल दरामद बेंच होगा जो कि निगरानी करेगा उस सूबाई कमीशन की। बिल्कुल अपने नाप का शेरवानी सी, अपने नाप की शेरवानी भी सी लेते हैं ये जजेस अपनी नौकरियों के लिए, अपने साथी जजों के लिए, और जहाँ पे कानून मौजूद होता है वहाँ पे कहते हैं वो तो आइन से मुतसादम है। तो जो रिटायर्ड जज को आप सूबाई कमीशन में लगा रहे हैं, तो क्या किसी और जज की, रिटायर्ड जज की लेजिटिमेट एक्सपेक्टेंसी नहीं है? यहाँ तो ये भी सुना जाता है, यहाँ तो उसका फैसला कौन करेगा? हसनात साहब, यहाँ तो ये भी सुना जाता है कि पेंशन के एलिजिबल नहीं थे लेकिन अप्लाई करके रेगुलराइज करवाएगी। अब 2 दफा रिव्यू किया गया उस पेंशन वाले केस में, अगर आपको याद हो। नहीं, पेंशन वाला तो था, एक और जज साहब हैं जिनकी 5 साल होनी चाहिए ना बतौर जज। अच्छा, आप कह रहे हैं जो शायद इस बेंच पे भी मौजूद हैं, मजर जज साहब जो हैं, जो 4.5 साल उनकी नौकरी को। मैं ये नहीं कह रहा, मुझे किसी ने कहा कि एक जज साहब थे, नहीं ठीक, अब वो इस बेंच में थे या नहीं थे। घबराने की जरूरत नहीं है, मैं एक दूसरे केस का जिक्र कर रहा हूँ जिसमें तकरीबन 150 अरब रुपए की पेंशन गैर कानूनी तौर पे हाई कोर्ट के आला अदलिया के 1 अरब 64 करोड़ 1 अरब 64 करोड़ रुपए की पेंशन गैर कानूनी तौर पे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजों को, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजों को दी गई, जिनके 5 साल पूरे नहीं थे, और 3 दफा रिव्यू हुए, और एंड पे उनका जवाब भी आया जजों का कि हमने तो वो करोड़ों रुपए अपने बच्चों की शादियों पे खर्च कर दिए, इसलिए हम वापस नहीं कर सकते, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा जाओ माफ़ किया। लेकिन यहाँ पे खैरात की तरह जो है
20-20, 30-30, 40-40 हज़ार रुपये तनख्वाह वाले मुलाजमीन को जो है वो खैरात की तरह कह रहे हैं कि चलें हम आपको बहाल कर देते हैं, कुछ आपको दे देते हैं। मजबूरियां भी तो और है ये ना, मतीउल्लाह जान साहब, इतनी क्या मजबूरियाँ हैं? कानून पर सबके लिए बराबर होना चाहिए, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। बिल्कुल, कानून जो है वो सबके लिए बराबर। वही बात है कि नायक फार्मूला, फिर उसके बाद जजेस का बहाल होना, उसके बाद एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से, ऐसी मिसालें आप कहेंगे कि जी मिसाल नहीं, वो डिस्क्रिप्शन याद है वो उस दिन रात को जो है वो एक खबर चल निकली थी बताएं। कि जनाब एग्जीक्यूटिव ऑर्डर वापस लिया जा रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट रात 10 बजे बैठी थी। मुझे ये बताएं, ये फिर फकीर खोकर का क्या कसूर था कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से इफ्तिखार चौधरी आ गए पहले? मतलब एग्जीक्यूटिव ऑर्डर या नायक फार्मूला के जरिए जिस तरीके से लोगों को बहाल किया गया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए, यहाँ तो पार्लियामेंट एक्ट के जरिए किया गया। तो ये वो चीज़ें हैं कि स्ट्रिक्टली जो कानून अप्लाई किया जा रहा है, परसेप्शन ये बन रही है जो अभी जब ये फैसला अगर खुदा न खास्ता निकाल लिया, ये नहीं है कि ये देखिएगा यहाँ लोगों का जो हालात होंगे जिस तरीके से। अभी मतीउल्लाह जान साहब उस दिन इंटरव्यू कर रहे थे कि एक आदमी जो सैक्ट एम्प्लॉई है उसने अपनी तीनों बच्चियों की जो है स्कूल से, यानी देखे ना ये क्या ये चीज़ें हैं ना, आपको देखने का तरीका है ना। आप कह रहे हैं कि उस वक्त के लोगों को जी हक मारा गया, तो इन लोगों को अब ये कहाँ जाएंगे जिनकी 55-52 साल एज है, ना ये आगे जा सकते हैं ना उनको नौकरी मिल सकती है, ना वो कंपटीशन के लिए। बहरहाल ये सारी चीज़ें हैं कि आया अदालती फ़ैसलों से इंसानी अलमिये जन्म लें या हुकूमत, अब जो बज़ाहिर ये ऐसा लग रहा है कि हुकूमत अदालत पे डालना चाह रही है, अदालत हुकूमत पे डालना चाह रही है, और हुकूमत है कहाँ ये इसका किसी को नहीं पता। बहरहाल जी, शराए दस्तूर से अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी को AQS लाइव से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।